हम जब सिविल सर्विसेज एकेडमी के टेस्ट दे रहे होते हैं तो हमारे काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसका एक रिटन पोर्शन होता है और फिर एक इंटरव्यू पोर्शन होता है। मेरे रिटन पोर्शन में एक सवाल था और वो सवाल ये था कि जी अगर आपको अपनी ज़िंदगी दोबारा जीने का मौका मिले तो आप अपनी मर्ज़ी से उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ करोगे। थोड़ी देर सोचा, फिर लिखा नेल, कोई तब्दीली नहीं करूँगा। एक दो रोज़ बाद जब मेरा साइकोलॉजिकल इंटरव्यू हुआ तो वो मोहतरमा मुझसे कहती हैं कि आशिफ साहब आप लगता है कि आप दुनिया के सबसे खुश इंसान हो। आपको अगर अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी दोबारा लिखने का मौका दिया जाए तो आप उसमें कोई तब्दीली नहीं करोगे। आप यू हैव ना, आपको कोई कमी, कोई गिल्ट, कोई रिग्रेट कुछ भी नहीं है। मैंने कहा मैडम मेरे आई हैव हैड माई फेयर शेयर ऑफ हंसा भी बहुत हूँ, रोया भी बहुत हूँ। जो भी ज़िंदगी के नॉर्मल पैशंस होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो मैंने गुजारे हैं और आइंदा भी गुजारूंगा इंशाल्लाह। बट मैं वाकई ही जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे कोई रिग्रेट, कोई कमी, कोई गिल्ट नहीं महसूस होती, क्योंकि उस वक़्त जो मेरे पास बेस्ट चॉइसेस थी वो मैंने बेस्ट डिसीजन लिया उन सर्कमस्टांसेस में। और अगर मुझे फिर से वहीं भेजा जाए तो मैं फिर भी वही फैसला करूँगा। तो आज अगर आप मुझसे 30-40 साल बाद ये सवाल फिर करें कि आशिफ साहब इफ़ यू हैड द ऑप्शन टू रीलिव योर लाइफ, तो मैं शायद ये कहूँगा कि हाँ, एक चीज़ कम है ज़िंदगी में और वो चीज़ वक्त, टाइम, ये मुझे ज़्यादा चाहिए था। अब आप ये कहेंगे कि आशिफ साहब ये क्या बात हुई कि जनाब आप जिसने तकरीबन हर चीज़ आपने ज़िंदगी में एंजॉय की, मतलब मैं I've enjoyed a bit of fame, I've enjoyed a bit of power, I've enjoyed a bit of money, I've enjoyed almost every career। अल्लाह का शुक्र है जहाँ भी गए उसने कामयाबियाँ दी और चलते गए। तो फिर आपको ये वक्त, अब आप और वक्त का क्या करेंगे? फेयर क्वेश्चन। गुजारिश ये है जी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी देखिए और अपने किसी बड़े से पूछिए तो वो आपको कहेगा कि बेटा वक्त का पता ही नहीं चला, अभी शुरू हुआ था, अभी ख़त्म हो गया। एंड वक्त मुझे क्यों चाहिए? बिकॉज़ हम जब पैदा होते हैं तो आप पे एक गठरी थोप दी जाती है किताबों की और बस आप भाग बेटा शुरू हो जाता। अब आपने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, फिर आपने करियर बनाना है, पैसे कमाने हैं, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, शादियाँ करनी है, शादी करनी है, सॉरी, एंड ऑल दिस, और बच्चे होंगे और फिर उन्हें पढ़ाना है और उनकी ज़िम्मेदारी है और फलाना है और फलाना है और फलाना है। और एक दिन अचानक आप ये सब कर जाते हो इफ़ यू लकी, और अब आप बैठे होते हो कि यार ये जो मेरे तमाम माइलस्टोन्स थे, अभी तक तो ज़िंदगी आसान थी क्योंकि आपके लिए पहले से माइलस्टोन्स तय थे जो आपसे पूछे बगैर तय कर दिए गए थे। और लेकिन आपको क्लियर एक टारगेट तो था कि ओके मैंने इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। तो आपको ज़िंदगी में वो सोचने का ना मौका मिला, ना टाइम मिला। आप बस उसके पीछे भागते गए, भागते गए, भागते गए और फिर एक जगह पे आ गए। और अचानक एक दिन, अब ना आपकी अम्मा आपको बताती हैं कि नेक्स्ट टारगेट क्या है, ना आपके जो वो सारे लोग जो आपके पीछे पड़े हुए थे वो आपको बताते हैं कि टारगेट क्या है। और अब आप अजीब से काइंड ऑफ लॉस्ट होते हो कि अब मैं क्या करूं। आई थिंक दिस इज योर मिड एज क्राइसिस, एटलीस्ट दिस वाज माइन के ओके नाउ व्हाट। वो एक कार्टून मैंने देखा था कि एक पहाड़ है बहुत ऊंचा, उस पर एक बंदा पूरा चढ़ जाता है, बड़ी हाँपता कांपता, फाइनली उधर चढ़ा होता है, उस पर झंडा लगाता है, खड़ा होता है, फिर कहता है ना नाउ व्हाट, फिर नीचे उतरना शुरू कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस सारी भाग दौड़ में आपका अपना क्या पैशन था, आप क्या करना चाहते थे, ये ना कभी किसी ने आपसे पूछा और ना कभी आपको सोचने का टाइम मिला। और जब आप इस लम्हे में आके जब वो सारे माइलस्टोन्स मीट हो जाते हैं और आप सोचते हो कि यार, तो फिर आपको ये ख्याल आता है कि यार मैंने क्या करना था। अब मैं अगर अपना सोचूं तो
मुझे वक्त क्यों चाहिए? मुझे वक्त इसलिए चाहिए, मुझे पैसों का भी शौक़ नहीं, पावर का भी शौक़ नहीं था, फेम का भी शौक़ नहीं था। जब मैं रियली देखता हूँ तो मुझे कभी इसका शौक़ नहीं था। मुझे क्यूरियोसिटी हमेशा मेरी थी और मुझे क्यूरियोसिटी का बहुत शौक़ था। आई वुड लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स। और ज़िंदगी में मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सबको सिर्फ छूता हुआ चला गया। जो मुझे वक्त चाहिए था उनमें घुसने का, उसको बैठ के तसल्ली से समझने का, उसको सही एंजॉय करने का, वो नहीं मिला। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एयरफोर्स में गया और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में था तो थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ी और डायनामिक्स भी पढ़ी और स्ट्रक्चर्स भी पढ़े और मैकेनिक्स भी पढ़ी और इंजन्स भी पढ़ रहे हैं, लेकिन और मैथमेटिक्स में लप्लास है और कैलकुलस है और पता नहीं क्या क्या है। और लेकिन इन सब चीज़ों का सिर्फ सरफेस टच करते हुए गुजर गए। उसकी कोई इन डेप्थ ना समझ आई, ना इतनी जल्दी में हमने समहाउ हर चीज़ को पढ़ने को पैसे से और नौकरी से और हर इस चीज़ से भी तो रिलेट किया हुआ ना। जो शेयर प्लेजर ऑफ डिस्कवरी है, ऑफ एंजॉइंग लर्निंग न्यू थिंग्स, वो तो पता नहीं कहाँ चला गया हुआ। बट आई एक्चुअली एंजॉय लर्निंग। उसका पैसों से कोई ताल्लुक नहीं है और मेरे नज़दीक नहीं है। सो आई वुड हैव, फिर अगर IBA गया तो फिर मार्केटिंग पढ़ो और फाइनेंस पढ़ो और कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ो और पता नहीं केड़ी अकाउंटिंग पढ़ो और ऑफिस मैनेजमेंट पढ़ो, और लेकिन उसको भी छूते हुए चले गए, उसकी डिटेल में नहीं गए। फिर अगर सिविल सर्विसेज में आओ तो हिस्ट्रियाँ पढ़ो, तो पता नहीं क्या जर्नलिज्म पढ़ी और US हिस्ट्री पढ़ी और फलाना। नेवर रियली स्टॉप्ड। वक्त नहीं था। अगर फिज़िक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था तो मैं अगले 200 साल बैठ के सुकून से फिज़िक्स पढ़ना चाहता हूँ। मैं अगले 500 साल बायोलॉजी सुकून से पढ़ना चाहता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता हूँ। बट सडनली यू रियलाइज कि ओके, ये तो मेरा ट्रू पैशन था, लेकिन मैं जहाँ भागता रहा, जहाँ मैंने अपने बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ अपनी मैक्सिमम एनर्जी दे दी, नाउ जब मेरे पास ये वक्त आ रहा है तो आपकी मेंटल फैकल्टीज़ भी डिप्लीट हो रही होती हैं, आपकी आंखें भी रह रही होती हैं, आपके कान भी रह रहे होते हैं, और अचानक आपको ये पता चलता है कि बेटा, जब तक आपको ज़िंदगी की समझ आई है, ये ज़िंदगी तो मुक रही है। कल परसों मैंने प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट ट्रंप की आपस में वो जो भी उनका वो इलेक्टोरल डिबेट थी वो देखी, तो मतलब मुझे अफसोस भी हो रहा था। आप लोगों को भी जिसने देखी अफसोस हो रहा होगा कि एट द एंड ऑफ लाइफ, आई मीन दिस इज़ एक अजीब मॉर्बिडिटी सी का पीरियड है ना जी ना, आपकी मेंटल फैकल्टीज ही ठीक नहीं चल रही। सो जब आपका ट्रूली टाइम फॉर योर सेल्फ आया तो तब वक्त ख़त्म हो गया ना। दिस इज़ नॉट फेयर, एंड दिस इज़ वाई वी आर डिस्कसिंग ह्यूमन mortality, immortality. Can we have more time in life? The sheer leisure के हम उन चीज़ों को enjoy कर सकें जो चीज़ें हम enjoy करना चाहते थे। जब तक हमें अकल आए उसके बाद हमारे पास टाइम। ओके, तो कभी कभी मुझे लगता है मैं ज़्यादा बोलता हूँ। एनीवे, सो लेट्स टॉक अबाउट इमॉर्टैलिटी, और डेफिनेशन से शुरू करते हैं। इमॉर्टैलिटी का तो ज़ाहिर मतलब है कि आप कभी नहीं मरेंगे, ओके फाइन, बट हम ह्यूमन लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ाना चाहते हैं। टाइम इस वक्त यहाँ से शुरू करें, और फिर उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब मैं 130 साल तक ज़िंदा नहीं रहना चाहूँगा अगर उसमें से 30 साल मैंने या 50 साल मैंने एक बिस्तर पे यूं पड़े हुए गुजारने। नो, वो तो अगर आपका अपने सिस्टम्स पे कंट्रोल ही नहीं है तो फिर उससे तो बेहतर है कि आप जल्दी से गुजर जाएं। सो व्हेन वी से लाइफ स्पैन, वी मीन हेल्थ स्पैन। तो अगर मेरी लाइफ
80 ईयर्स भी होनी है या जितनी भी होनी है, तो उसमें मेरी लाइफ एक सिसक सिसक के आखिरी 10 साल क्यों गुजरे? कैन आई नॉट फॉल ऑफ द क्लिफ? नो, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई मीन बाय दिस। अब इमेजिन करें कि एक ग्राफ है और इस ग्राफ में वाई एक्सेस पे क्वालिटी ऑफ लाइफ है और एक्स एक्सेस पे आपकी एज है या टाइम है। जब आप पैदा होते हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़ीरो होती है। आप कुछ कर ही नहीं सकते खुद, ना कुछ खा सकते हैं, ना कहीं चल सकते हैं, ना यू कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ये पैथेटिक। और फिर इस क्वालिटी ऑफ लाइफ से आहिस्ता आहिस्ता आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है। जैसे आप बड़े होते हैं, आप चलना फिरना शुरू हो जाते हैं, आप खुद अपनी मेजर एक्टिविटीज़ खुद कर सकते हैं, फिर आपके मसल्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, आपकी एथलेटिक एबिलिटी डेवलप होना शुरू होती है, आपकी मेंटल फैकल्टीज़, और एक टाइम पे आप पीक पे आ जाते हैं। जो आपके डीएनए, आपकी जीन्स ने आपको मैक्सिमम दिया हुआ था, उसकी आप पीक पे आ जाते हैं। और उसके बाद फिर डिसेंट शुरू होती है और फिर आप एक जगह पे आ जाते हैं इस ग्राफ में। जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है, फिर आप एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़ीरो हो जाती है। अब आप फिर ना चल सकते हैं, ना फिर सकते हैं, ना खुद कुछ नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ डेथ। सो इस वक्त ये जो कर्व है ये प्रिटी मच यूं करके गिरती है और यहाँ पे आके एक पेनफुली स्लो एक लास्ट पीरियड्स आपके, जिसको हम मॉर्बिडिटी कहते हैं, वो वाले पीरियड्स हैं जो जिसमें आप ऐसे ही सिर्फ सफ़र कर रहे हो और जिसमें फिर हम जाके कहते हैं कि यार अल्लाह इनका आसान करे रास्ता। ना व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ कि ये जो हमारी कर्व है, ये यहाँ से जब हमारी पीक परफॉर्मेंस होती है, यहाँ से जब हम नीचे गिरते हैं, तो ये कर्व, एक बात तो क्लियर है, ये कर्व वक्त के साथ साथ फ्लैटन होती जा रही है। पहले बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यूएस में और इधर उधर 45 ईयर्स 50 ईयर्स ये थी। अब आराम से 70 साल के करीब पहुंचे हुए लोग, 70-75 साल पे। तो तकरीबन जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और जो ये कर्व है, ये उतनी शार्प नहीं है, ये थोड़ी सी इलोंगेट हो गई है। बट नाउ वी आर लिविंग इन द मोस्ट इंटरेस्टिंग टाइम्स। आई बिलीव कि वो जनरेशन ऑलरेडी पैदा हो चुकी है जो अब आराम से 150 साल तक जिंदा रहेगी। क्यों? ओके, सपोजिंग आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ने 80 पे ज़ीरो हो जाना था और सपोजिंग इस वक्त आप 50 साल के, तो अगले 30 साल में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ने ज़ीरो होना था। लेकिन अगले 30 साल में जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जो मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि हम एक इतने ज़बरदस्त दौर में रह रहे हैं जहाँ पे अगले 4-5-6 साल में आप ज़िंदगी इतनी चेंज हो रही होगी कि आप इसके साथ पेस नहीं रख पा रहे होंगे। अब 30 साल में जब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ने ज़ीरो होना था, तो इस 30 साल में टेक्नोलॉजी जितनी आ रही है वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मज़ीद पुश करेगी। तो अगर वो आपको 15 साल भी और पुश करती है, तो अब आप 95 साल पे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़ीरो आ रही थी, तो आपकी लाइफ तो वैसे ही बढ़ गई। लेकिन नाउ यू हैव अनदर 15 ईयर्स जिसमें टेक्नोलॉजी और रैपिड हो गई है। थ्योरेटिकली what we are saying now is कि there will come a generation जहाँ पर ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़त्म होने से पहले स्टेबलाइज करके हम वापस शायद ह्यूमन रिजुविनेशन शुरू कर दें। अभी आप कहेंगे कि यार ये क्या बातें हुई। ओके, so let me try to put it in a frame and why do we say कि यार ये क्या बात हुई, ऐसे तो नहीं हो सकता। जो सबसे बड़ा मसला है इसमें वो यही एटीट्यूड है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। बहुत साल पहले मैं गया आगा खान की किसी लैब में ब्लड टेस्ट करवाने,
किसी डॉक्टर ने लिखा था ब्लड टेस्ट करवाना है, वो कंप्लीट पिक्चर में, यू गो टू एन आगा खान लैब, वो जगह जगह पे हैं और आप ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। वो 1-2 रोज़ बाद आपको कहते हैं कि जी आप आके रिपोर्ट ले जाइए। तो 1-2 रोज़ बाद मैं गया रिपोर्ट लेने, तो वो जो उसने डॉक्टर साहब जो भी बैठे थे, वो एक रिपोर्ट देने से पहले उसको मेरा ख्याल देखते हैं सरसरी से आपको पकड़ाने से पहले, उन्होंने देखी, मुझे देखा और कहते हैं यार आज साहब अगर मुझे ये रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम्स लग रही हैं, अगर आप दोबारा नहीं ब्लड टेस्ट करवा लेते? करवा लेते। तो मैं फिर ब्लड दिया, चला गया। 2-3 दिन बाद वापस आया हूँ तो वही साहब बैठे हुए थे, उसी वक्त मैं आता था, उसी वक्त उन्हीं की ड्यूटी होती थी। उन्होंने देखा तो कुछ उनके चेहरे पे वो थी, बहरहाल उन्होंने, ये आपकी सही एज है आशा साहब? मैं कहा हाँ जी सही है, जब मैं क्यों आपसे उम्र चाहूँगा। एनीवे, तो मैंने कहा जी प्रॉब्लम क्या है? उनका यार देखें, वो बात यह है कि ये जो हमारी रेंजेस है ना फ़र्क चीज़ों की, जब होमोग्लोबिन पता नहीं क्या होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, तो ये एक एज के साथ टैग्ड है कि इस एज ग्रुप में ये होना चाहिए, इस एज ग्रुप में ये होना चाहिए। ये आपकी एज से टैली नहीं कर रहा। अब इसका क्या मतलब है, इस पर ज़रा सोचिए। इसका मतलब ये है कि हमने पहले से तय कर लिया हुआ है, और किसने तय किया हुआ है? उन मेडिसिन के प्रोफेशनल्स ने जिनको हम लुकअप करते हैं, डॉक्टर हजरात को, कि ये मेरी ज़िंदगी को बहुत अच्छा करेंगे, संभालेंगे, और ये मतलब इन पे मैं रिलाई करता हूँ फॉर अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो उनके जहन टोटल बंद है, और उनको हमने जिस भी तरह पढ़ाया ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो हमने इस तरह पढ़ाया है कि भाई इस उम्र में इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ये होनी चाहिए, इस उम्र में ये होनी चाहिए, इस उम्र में ये होनी चाहिए, इस उम्र में ये होनी चाहिए, और इस उम्र में ये होनी चाहिए, और ये नॉर्मल है। अगर इस उम्र में ये इतना खड़का हुआ है तो ये तो नॉर्मल है, और अगर ये इतना खड़का हुआ नहीं है तो कोई मसला है, इसको इतना खड़का हुआ होना चाहिए था, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। अब आप इसको इस तरह सोचें कि मैं मिस्त्री के पास एक गाड़ी लेके जाऊं, बड़े प्यार से मैंने बड़ी पुरानी क्लासिक गाड़ी रखी हो और वो इमैक्युलेट कंडीशन में, तो अब जब वो मिस्त्री के पास मैं लेके जाऊं किसी वजह से, तो मिस्त्री कहे कि जी ये गाड़ी तो इतनी पुरानी है, तो इसको तो इस कंडीशन में नहीं होना चाहिए, वो थोड़ी ले आई इसको 10-15 डेंट मारें और इसका पेंट उखाड़ें ताकि ये इसको उस कंडीशन में ले हो जिसको इसको होना चाहिए, जिस कंडीशन को आपने प्रिज्यूम किया है कि यस दिस इज व्हाट शुड बी। ना, आई फील दिस इज द बेसिक इम्पेडिमेंट, जो मैंने पिछली दफा भी बात की थी कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। आपको मैं एक ग्राफ दिखाता हूं, आप इस ग्राफ को देखेंगे, और मैं इस पॉइंट को जानबूझ के इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूं कि टेक्नोलॉजी इज नॉट द प्रॉब्लम हियर, द प्रॉब्लम इज ह्यूमन एटीट्यूड, एंड दिस नीड्स टू बी करेक्टेड, बिकॉज वो कहते हैं बैटल्स आर वन बाय दोज हु बिलीव इन विनिंग। Everything in your life is first happens here. जब तक ये यहां नहीं हुई, जब तक आप यहां नहीं जीते, आप ग्राउंड पे नहीं जीत सकते। आपको ग्राफ दिखाता हूं। इस वक्त जो प्राइम कॉजेज ऑफ डेथ हैं वो क्या है? हार्ट का प्रॉब्लम, कैंसर, फिर पता नहीं ब्ला, फिर पता नहीं लिवर फेलियर, फिर पता नहीं क्या 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 क्या। और हम क्या कर रहे हैं कि हम इन सब को ठीक करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज़ अ ह्यूज इंडस्ट्री, सो हार्ट पे हम बड़ा काम कर रहे हैं, और लिवर पे बड़ा काम कर रहे हैं, और कैंसर पे बड़ा काम कर रहे हैं, और फलाना कर रहे हैं। व्हाट वी नीड टू रियलाइज इज, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू रियलाइज इज कि ये जितने टेररिस्ट हैं ना, ये जो हमें मार रहे हैं, इन सब की छौनी एक है, और वो है एजिंग। द प्रोसेस ऑफ एजिंग से ये सब निकल रहे हैं। ये सिर्फ दरख्त की टहनियां हैं, और आप एक एक टहनी को तो काटने पे आप काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं। आप अगर इससे आधी एफर्ट इस दरख्त के तने पे करें कि बेसिक बीमारी ये नहीं है, बेसिक बीमारी एजिंग है। अगर हम एजिंग के प्रोसेस को ठीक कर दें
तो ये बाकी सारी बीमारियां तो उसके उसी की टहनी है, ये तो तना उड़ाना पड़ेगा, तो बाकी ये सारा मसला खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अब ज़ाहिर है इसकी बहुत सारी इम्प्लिकेशंस हैं और हम इसकी इम्प्लिकेशंस में जाएंगे, वो सोशल इम्प्लिकेशंस हैं, बट लेट्स फर्स्ट कम टू कि जी आज हम कहाँ खड़े हैं, और ये जो हम चेंजेस की बात कर रहे हैं, जो ह्यूमन लॉन्जिविटी की मैं बात कर रहा हूँ, जो लाइफ स्पैन बढ़ाने की मैं बात कर रहा हूँ, ये लाइफ स्पैन एक तो ओके पहले एक चीज़ और थोड़ी सी क्लियर कर लें। आई थिंक इसमें स्टेप 1 ये होगा कि हमारे ईयर्स ऑफ मॉर्बिडिटी स्क्वीज होंगे। लाइक एज आई सेड कि मेरी जितनी भी लाइफ है, आई वॉन्ट टू फॉल ऑफ अ क्लिफ, आई डोंट वॉन्ट टू गो स्लोली लाइक दिस एवरी डे डाइंग अ लिटिल एवरी डे। नो, जिस दिन मरना है उस दिन मरना है, मतलब ये हर रोज़ थोड़ा थोड़ा मरना क्या बात हुई, ठीक है जी। ओके, सो एक तो ये, एंड आई थिंक दैट वुड बी द फर्स्ट स्टेप एंड वी आर फास्ट अप्रोचिंग दैट। ज़ाहिर है हमारा एक पूरा जो सिस्टम है मेडिसिन का, हमारी टेक्नोलॉजी का, वो बेहतर होता जा रहा है। बट नाउ लेट्स कम टू द एंड आई थिंक समथिंग रेडिकली डिफरेंट होना पड़ेगा हमें, ये बैरियर ऑफ एजिंग और बैरियर ऑफ लॉन्जिविटी तोड़ने का। और एंड आई थिंक कि अब हम वहाँ पहुँचे हुए हैं, और मेरा ख्याल है कि ये अब सिर्फ चंद साल की बात है। और उसकी वजह क्या है, वजह मैं आपको बताता हूँ। 2-3 मेजर उसके इनेबलर्स इस वक्त इन प्लेस हैं, और फिर थोड़ा सा, आई डोंट वांट टू मेक दिस अ बायोलॉजी क्लास, बट इनएविटेबली जैसे थोड़ी सी हमने फिज़िक्स से केमिस्ट्री और केमिस्ट्री, ताकि हम आज कहाँ खड़े हैं वो हमने देखा था पिछले में कि जी फिज़िक्स कैसे केमिस्ट्री में बदली, और केमिस्ट्री कैसे बायोलॉजी में, और बायोलॉजी कैसे लाइफ में, और लाइफ कैसे कॉन्शियसनेस में, और ज़ाहिर है ये सफ़र चलना है। तो जो 14 बिलियन साल या इससे बड़ा जो यूनिवर्स है, इसमें आज हम यहाँ खड़े हैं, ये यहाँ खड़ा नहीं रहेगा, ये ज़ाहिर है इस फ्रेम ने आगे बढ़ना है। सो ऑल्दो आई डोंट वांट टू मेक इट अ बायोलॉजी क्लास, बट सम ऑफ इट वुड have to become a biology class. We will look at what are the possibilities और हम उस वर्ज पे कैसे पहुंचे हुए हैं कि अगले 4-5 साल में अब ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ चेंजेस आएंगे, क्योंकि उसके सारे इनेबलर्स इन प्लेस। सो पहला इनेबलर 2022 में पूरी ह्यूमन जीनोम मैप हो चुकी है। ये प्रोजेक्ट 1990 में शुरू हुआ था और 2022 में फाइनली आके पूरा ह्यूमन जीनोम का मैप बन गया। कितना डेटा है ये अब जब मैं आपको बताऊंगा, जैसे हम थोड़ा सा इसकी बायोलॉजी में घुसते हैं, तो इसको अब पढ़ेगा कौन, और इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं। इसके लिए हमें क्वांटम कंप्यूटिंग चाहिए होगी, इसके लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए होगी, लेकिन इस जगह पे हम ह्यूमन जीनोम पे पहुंच चुके हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग में भी हम यहाँ कहीं फिर रहे हैं, हम एआई में भी यहाँ कहीं फिर रहे हैं। जैसे ही ये तीनों मर्ज होंगी और ये होंगी, तो फिर आप देखिएगा कि जी मेडिसिन में हम कहाँ जाते हैं और ब्रेक थ्रूज में हम कहाँ जाते हैं। सो ये ह्यूमन जीनोम क्या है, और इस जीनोम पे थोड़ी सी आपसे, जहाँ केमिस्ट्री बायोलॉजी में कन्वर्ट होती है, वो ज़रा आपके साथ शेयर करता हूँ। एंड आपको फंडामेंटल तो बायोलॉजी की अपनी क्लास याद होगी, जो सेल पे थे, और सेल से वो बात शुरू होती है कि एक ह्यूमन सेल होता है, उसकी एक स्किन होती है, और उसमें एक साइटोप्लाज्म होता है, और वो जो होता है वो लिक्विड सा होता है। उसके अंदर फिर फ़र्क चीज़ें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, उसमें वो आपका क्या होता है, रफ बैर, बीच में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर फिर न्यूक्लियोलस होता है, और ये एक सारा आपको जो सेल स्ट्रक्चर याद है। और फिर सेल डिविजन्स होती हैं, और आपको ये पता है कि जी आपका जो ह्यूमन सेल है, इसमें आपके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। आधे क्रोमोसोम्स माँ की तरफ से आ रहे होते हैं, आधे बाप की तरफ से आ रहे होते हैं, और उसमें आपको जीन्स आ रही होती हैं, और वो जीन्स से आप आगे चल रहे होते हैं। सो ह्यूमन जीनोम, सो वो जीनोम क्या है, ज़रा उस पे चूँकि हमारा फोकस है, तो ज़रा सेल
को आप देखिएगा, मैंने नीचे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग यूट्यूब के लिंक्स दिए हैं फ़र्क लोगों के, ज़ाहिर है उनसे बेहतर मैं आपको समझा नहीं सकता। दे आर ब्यूटिफुल वीडियोज़ एंड हैव अ लुक एट देम एंड यू लव इट। खैर मेरी तो चूँकि क्यूरियोसिटी इज़ माई बेसिक पैशन, तो आई लव इट, ठीक है जी। एनीवे, लेट्स कम टू जीनोम, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, मोटी बात, जो आपका सेल है और जिससे हम बड़े हो रहे हैं या जिससे हम एजिंग हो रही है, हमारे सेल में डिवीजन होती है। सो हमारे सेल्स डिवाइड होते हैं। सो ज़ाहिर है एक दिन में इतना छोटा सा था, फिर एक दिन में इतना बड़ा हो गया, तो वो ज़ाहिर है सेल्स मल्टीप्लाई हुए, डिवाइड हुए। अब वो जो सेल डिवीजन है वो कैसे होती है, उसमें दो मोटे बेसिक फैक्टर्स हैं। एक तो सेल को एनर्जी चाहिए, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कर रहा है वो एनर्जी पूरे सेल को फंक्शन करने के लिए। और एक सेल ने कब डिवाइड होना है, किस चीज़ में डिवाइड होना है, उसने मसल का सेल बनना है, उसने नर्व सेल बनना है, उसने कौन सा सेल बनना है, स्किन सेल बनना है, ये उसको कौन बताता है। सो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको एक कोड चाहिए। दैट इज जीनोम, दैट इंफॉर्मेशन जो कि उसे आएगी, दैट इंटायर इंफॉर्मेशन का कोड जो कि आपके सेल को दिया गया है, वो कहाँ है और वो कैसे चल रहा है। एंड जैसे ही आप इसमें घुसेंगे तो इसका जो डेटा है, इट विल जस्ट ब्लो योर माइंड। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो ये जो आपको मैं स्क्रीन पे एक चीज़ दिखाता हूँ, सो दिस इज अ क्रोमोसोम, राइट। जैसे मैंने आपसे कहा कि वी हैव 46 क्रोमोसोम्स, राइट, 23 पेयर्स। सो दिस इज अ क्रोमोसोम। अब ज़रा इस क्रोमोसोम में जूम इन करते हैं। जब आप इस क्रोमोसोम में जूम इन करोगे और इसकी स्किन हटा के अंदर देखोगे, तो अंदर आपको एक सेवियों का ढेर नज़र आएगा। अब ये सेवियों का ढेर क्या है और इसके ये फ़र्क रंग क्यों है, तो जब आप इसमें मज़ीद जूम इन करोगे तो इसमें आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आना शुरू होंगे। अब ये जो पहला स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये पहला जो लेवल है, इसको हम टैड कहते हैं। अच्छा, उसके पीछे उस पर एक रिंग एक जगह पे लगा हुआ है। जब आपका ये टैड का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, इस वक्त हम कोई 200 नैनोमीटर्स के स्केल पे बात कर रहे हैं डिस्टेंस में। 200 नैनोमीटर्स, 1 नैनोमीटर 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर होता है। सो 200 नैनोमीटर्स आप समझ सकते हैं, खुद ही मैथ्स करके देख लीजिए कितना बड़ा होगा। सो यहाँ पे आपका एक टैड का स्ट्रक्चर है। सो ये एक पहला स्ट्रक्चर है जिस पे एक ये रिंग बना हुआ है, ये इसको रोकता है। इस पे CTCF टाइप की एक चीज़ आके लॉक हो जाती है और वो फिर इसको पकड़ती है। अब जब आप इसमें लेट्स गो इनटू अ डीपर लेवल इनटू दिस। सो अब जो इसके ये जो गोल गोल आप ये सब क्लस्टर्स टाइप के एक आप देख रहे हैं, इनको CND कहते हैं। और इस CND में जब आप मज़ीद जाएंगे तो आपको इसके अंदर फिर छोटे छोटे क्लचेस नज़र आते हैं। इसको क्लचेस कहते हैं, क्योंकि DNA ने एक सेल में, थोड़ा सा जो मैंने आपको कहा था, मैं आपको डेटा का अंदाज़ा दूंगा। जो एक ह्यूमन सेल है, इसमें तकरीबन 1.8 मीटर्स लंबा DNA होता है। DNA क्या होता है अभी आपको, चलें पहले DNA पे चलते हैं। अच्छा, अब ये जो क्लचेस हैं, क्लचेस में अगर आप और गौर से अंदर जाओगे तो आपको नज़र आएगा कि एक प्रोटीन होती है, और ये प्रोटीन का नाम है हिस्टोन। और ये 8 प्रोटीन्स पे आपके एक ये डबल हीलिक्स इसके गिर्द घूमा हुआ होता है। और ये डबल हीलिक्स जो है, ये ज़ाहिर है इसको आप बड़ा फेमस, आपको पता है, यू नो दिस एज DNA। और ये इस पे एग्जैक्टली 1.65 टाइम्स घूमता है। और फिर एक H1 हिस्टोन चीज़ होती है जो कि आके इसको रोक देती है। और फिर ये एक गोल बनने के बाद एक फिर लिंकर DNA है, और उसके बाद फिर अगला हिस्टोन और वो, और ये सब ने, अब चूंकि एक सेल में 1.8 मीटर्स है, और सेल आप सोच सकते हैं कितना होता है। और जो एग्रीमेंट है साइंटिस्ट की, ज़ाहिर है कोई बड़ा आदमी होता है, ज़्यादा लंबा चौड़ा होता है, कोई ज़्यादा कोई छोटा होता है, तो हर एक के जो सेल्स हैं उनके नंबर फ़र्क होगा।
ज़रा किसी में ज़्यादा सेल्स होंगे, किसी में कम होंगे, लेकिन जो एक एवरेज एग्रीमेंट है कि जी ह्यूमन बॉडी में कितने सेल होते हैं, तो वो 38 ट्रिलियन, 37-38 ट्रिलियन पे इत्तेफाक है। ट्रिलियन हैज़ 12 ज़ीरोज़। अब इसको अगर आप करें और 1.8 मीटर्स तकरीबन इसमें हर एक में आपका डीएनए का स्ट्रैंड है, तो दिस इज 74 ट्रिलियन मीटर्स ऑफ डीएनए पैक्ड इन अ सिंगल इंडिविजुअल। जो इसका डेटा जो मैंने आपको कहा था, जो ह्यूमन जीनोम हमने फाइनली जाके मैप किया है 2022 में और अब हमारे पास है, सो जो उसकी लेंथ है, अगर हम अपना तमाम डीएनए सीधा करके रखें तो दिस इज 74 ट्रिलियन मीटर्स, जो कि 74 बिलियन किलोमीटर्स बनेगा। और लाइट की स्पीड से अगर आप सफ़र करें तो लाइट तकरीबन 1 घंटे में 1 बिलियन किलोमीटर का सफ़र करती है। 300,000 किलोमीटर अ सेकेंड एंड 1 बिलियन किलोमीटर्स वो तकरीबन 1 घंटे में करती है। तो 74 घंटे लगेंगे एक कोने से डीएनए के दूसरे कोने तक पहुंचने में। ये याद रहे कि सूरज से हमारे तक लाइट 8.5 मिनट में पहुंच जाती है। So this is the kind of data available in your cell which makes a human being. अब ज़रा आगे चलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे ये 8 प्रोटीन्स के गिर्द ये आपका डीएनए का स्ट्रिंग लगा हुआ है, इस स्ट्रक्चर को आप न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। और ये न्यूक्लियोसोम्स जो हैं, इसके अब मज़ीद अंदर जूम करें तो ये जो स्ट्रिंग है डबल हीलिक्स का, अब आप इस पे आ जाते हैं। इसके जो दोनों एजेस हैं वो शुगर्स हैं, ये जो पाइप है, और इसके एज पे फॉस्फेट्स हैं, और इसके बीच में जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपस में सिर्फ एक फिक्स तरह कनेक्ट हो सकते हैं। इसको हम ATCG कहते हैं। नाम अभी आपको नीचे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन A सिर्फ T से जुड़ सकते हैं या T सिर्फ A से जुड़ सकता है और C सिर्फ G से जुड़ सकता है, क्योंकि उनकी एक पर्टिकुलर तरह की शेप है। और ये किस तरह जुड़े हुए हैं, ये आपका जेनेटिक कोड है। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके जो फास्फोरस लगे हुए हैं ये इस शुगर के मॉलिक्यूल पे, इसको साइंटिस्ट ने बेस दिया हुआ। सो 1 2 3 4 5 बेस है। ये हमेशा 5 से शुरू होगा और 3 पे जाके आपकी जीन ख़त्म होगी, जो आपका वो पर्टिकुलर जीन है उसमें। सो जब ये पढ़ा जा रहा होता है तो 5 से शुरू होगा और 3 पे जाके ख़त्म होगा, 5 से शुरू होगा और 3 पे जाके ख़त्म होगा। और जो नीचे की लेयर है वो उल्टी चल रही है, वो ज़ाहिर है क्योंकि इस तरफ जा रही है, तो वो क्योंकि AT से कनेक्ट होगा और CG, सो दैट इज़ गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो ये 5-3 यूँ चल रहा होगा। मैं जब आप ये देखते हैं तो मैंने कहा ना कि जी आपका दिमाग घूम जाता है। अब अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक डब्बे में लोहा डाल दूँ और प्लास्टिक डाल दूँ और शीशा डाल दूँ और फिर मैं उसको हिलाता रहूँ, और अगर मैं उसको 500 अरब तरह दफ़ा हिलाऊँ तो बीच में से एक मर्सिडीज़ निकल आएगी, तो ज़ाहिर है मैं बेवकूफ़, मर्सिडीज़ कभी नहीं निकलेगी। और अगर मैं ये कहूँ कि ये जो इंटेंस, ये जो खूबसूरती है इस आपके एक सेल में, ये और जो एक जेनेटिक कोड है, ये किस तरह बना हुआ है और ये किस तरह चल रहा है और आप किस तरह ज़िंदा हो, और ये सांस का सिलसिला कैसे है, और ये जो, और इस लेवल पे जब मैंने आपको कहा था कि केमिस्ट्री का बायोलॉजी से मिलती है, इस ATCG पे आके केमिस्ट्री बायोलॉजी से मिल रही होती है। बिकॉज ये सारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये वो वाले एलिमेंट्स हैं, वो स्टार डस्ट है जो वहाँ से चली थी और अब DNA की इंफॉर्मेशन में आ रही है। अब ये DNA आपकी प्रोटीन्स बनाता है, लेकिन प्रोटीन नहीं तो DNA बनाया हुआ। तो ये किसी डिज़ाइनर के बगैर नहीं है।
अगर हम ये कहें कि ये जो तख्लीक है ये बग़ैर किसी इंजीनियर के है और इसका कोई खालिक नहीं है, तो आई थिंक अगर आपने खालिक को ढूंढना है तो वो यहाँ है, वो हर तरफ है आपके, वो हर चीज़ में है, वो केमिस्ट्री में है, वो बायोलॉजी में है, वो मैथमेटिक्स में है, वो हर चीज़ में। सो इट एक्चुअली ऑलवेज ब्लोज माई माइंड। और आप जिस फील्ड में घुसते जाएं, जो इंटेंस ब्यूटी है किसी भी चीज़ की, वो माइंड ब्लोइंग है। एंड दैट इज़ वाई एटलीस्ट आई नीड टाइम। आई नीड टाइम कि मैं एक एक एटम में घुस के उसकी खूबसूरती देखूं, मैं एक एक सेल में, एक एक जीन में। से फॉर एग्जांपल अब आगे चलते हैं, ये कोड कैसे चलता है। अगर आप कोड देखें, इसे बड़ा मशहूर कोड है TTAGGG। क्या है ये? टी ए से जुड़ा होगा, ये टी ए से जुड़ा होगा, ये ए जो है ये टी से जुड़ा होगा, फिर इन जी के साथ 3 सीज जुड़े होंगे। ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या कह रही है? एंड मैंने कहा ना, ये 74 घंटे लगेंगे लाइट को इस पे ट्रैवल करते हुए। ये जो अमाउंट ऑफ डेटा है, ये कॉम्बिनेशन एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं टेलोमियर्स। टेलोमियर्स जो हैं, आपका जो 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 क्रोमोसोम है, इसके एंड पे शू टैग्स की तरह बने हुए हैं। इस वक्त तक हमारी फ़र्क वेज ऑफ हमारी फ़र्क थ्योरीज हैं कि जी ज़िंदगी में हम लाइफ स्पैन कैसे बढ़ा सकते हैं। से मिसाल के तौर पे एक थ्योरी जो टेलोमियर पे मैं आपको लेके आया हूँ, एक थ्योरी ये है कि आपका जब सेल डिवाइड होता है, तो हर दफ़ा जब सेल डिवाइड होता है तो जो आपकी ये टेलोमियर की लेंथ है ये छोटी हो जाती है थोड़ी, और फिर थोड़ी छोटी हो जाती है, और तकरीबन 50 दफ़ा जब आपका सेल डिवाइड हो जाता है तो आपकी ये टेलोमियर की लेंथ ख़त्म हो गई होती है। और जब ये ख़त्म हो गई होती है तो अब आपके सेल डिवाइड ठीक तरह नहीं हो पा रहे होते। अब हमने डीएनए में वो जीन्स का सीक्वेंस तो ढूंढ लिया हुआ, TTAGGG वाला ये जो सीक्वेंस है ये टेलोमियर को चला रहा है। अब कहाँ पे वो जीन है जिससे हम ये टेलोमियर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं कि हमारा टेलोमियर ना ख़त्म हो, क्योंकि बहुत से कुछ जानवर हैं जिनमें नहीं ख़त्म होता, सेल डिवीजन के बावजूद नहीं हो रहा। अब यहाँ पर 1 मिनट रुकें। हमने सदियों से जानवरों को भी मिक्स किया है और प्लांट्स को भी मिक्स किया है अपनी मर्जी के लिए यूज़फुल करने के लिए उसको। और मतलब मेरा ख्याल है कि जो सबसे पहला जो GMO आया था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अराउंड 82 में पहला GMO आ गया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड। टमाटरों की हमने देखा, आपको पता है टमाटर हमेशा बड़े ज़रूरी होते हैं। टमाटरों की हमने क्योंकि टमाटर जल्दी पेरिशेबल है, श्रेबल कर जाता है, तो उसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया था ताकि वो इतनी जल्दी ख़राब ना हो, उसकी स्किन मुचड़ ना जाया करे और वो ज़्यादा देर फ्रेश रहे। एंड आई थिंक कि ये 1982 के इस टाइम फ्रेम पे हो गया था। हमने कॉर्न को 95 96 में 97 था जिसमें हमने कॉर्न को जेनेटिकली मॉडिफाई किया था कि जो कॉर्न की जो ब्रीड थी एक वो अपने अंदर ख़ुद ब खुद एक वो डिज़ीज़ से लड़ने की कैपेसिटी उसमें डाल दी थी, जिससे हमारी कॉर्न की प्रोडक्शन ट्रेमेंडसली बढ़ी है। हम जानवरों को आपस में क्रॉस ब्रीड करते रहे हैं, हम दरख्तों को कलम लगा के एक नई ब्रीड बनाते रहे हैं, हम फ्रूट्स में ये चेंजेस करते रहे हैं, हम किसी एक की एक क्वालिटी उठा के किसी दूसरे में डालते हैं और उससे एक नई ब्रीड बनाते हैं। और अब वो टाइम है कि हम अपने साथ ये करने चले। लॉबस्टर है एक उसको जब हमने ऑब्ज़र्व किया है तो वो लॉबस्टर साहब के सेल डिविजन्स पे जो उनके टेलोमियर हैं वो ख़त्म नहीं होते। तो अगर हम उनके जीनोम में से वो पर्टिकुलर जीन उठाएं जो इसको इनेबल कर रही है और ह्यूमंस के साथ लगाएं तो क्या होगा? वेल, वी डोंट रियली नो दैट येट, बट कहने का मतलब यह है कि हम ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ह्यूमन एजिंग को मल्टीपल तरह से अप्रोच कर रहे हैं।
जैसे मैंने पिछली दफ़ा आपसे गुजारिश की थी, एक तो तरीका वो है कि हम डिजिटली अपना माइंड ट्रांसफ़र कर सकें मशीनों में, तो यू लिव फॉर एवर, बिकॉज नाउ आप जिस्म की कैद बंद से आज़ाद हैं। दूसरा ये कि हम अपने ऑर्गन्स को ये गोश्त पोस्ट से निकल के हम मशीनों के साथ इंटीग्रेट हो जाएं, सो साइबॉग हम बन जाएं, सेमी मतलब टंगस्टन एंड स्टील बॉडीज। बट जो चीज़ मुझे मोस्ट फैसिनेट करती है वो ये जो ओरिजिनल इंजीनियर ने बनाया, बिकॉज नथिंग बीट्स दिस, जो डेटा, जो सेल्फ हीलिंग की कैपेसिटी, जो 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 अपने आप को रिप्रोड्यूस रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी, जो कॉन्शियसनेस, जो इंटेलिजेंस इसमें ऑलरेडी बिल्ट है इस स्ट्रक्चर में। हमें इस बेस को मजीद बढ़ाना चाहिए। दिस वुड बी माई थॉट ऑन इट। वी ऑलरेडी हैव a great engine by the greatest engineer we have. Let's just improve this, because this would be the best way to move forward. And yes, we need time, because I want to study physics and everything that I want to know. And each one of us has a right to explore. वो कहते हैं ना कि एक फुर्सत एक गुनाह मिली वो भी 4 दिन देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के, तो we need more time. That's what we need. तो मेरा ख्याल है कि मैंने आपको काफ़ी बोर कर लिया। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि ये ख़त्म नहीं होगा, और इस पे हम मज़ीद वक्त के साथ साथ और बातें करेंगे। इस वक्त के लिए मेरा ख्याल आपको बस इतना बहुत काफ़ी है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।